टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। विधानसभा 2023 काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी कुछ प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें आज कांग्रेस ने 144 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। लगातार हम अलग अलग विधानसभा सीटों का समीकरण आप सबके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज बात करेंगे सतना जिले की। हमारे साथ विवेक तिवारी जी हैं, जो लगातार सतना जिले पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। विवेक जी, पहला सवाल जी, सतना सीट की बात करेंगे। विवेक जी, सिद्धार्थ कुशवाहा को कांग्रेस ने विधायक चुना है। बीजेपी ने पहले ही गणेश सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया है। क्या समीकरण बन रहे हैं? देखिए, सिद्धार्थ कुशवाहा को एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान पे उतारा है। 2018 के विधानसभा चुनावों में यह सिद्धार्थ कुशवाहा यहाँ से विधायक चुनकर आए थे। गणेश सिंह को भी वहाँ से बीजेपी ने चुनावी मैदान पे उतार दिया। ये एक सीट ऐसी है जहाँ पर दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। यह विधानसभा सीट इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि दोनों ही प्रत्याशियों का जो ऐलान किया गया है पार्टी में, ये ओबीसी कार्ड खेला है दोनों ही पार्टियों ने, चाहे कांग्रेस की बात हो या बीजेपी की बात हो। समीकरण की अगर बात करें, क्योंकि यह विधानसभा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जब यहाँ पर जातिगत समीकरण की बात करते हैं, क्योंकि हम जब भी किसी विधानसभा पे बात करते हैं तो वहाँ के जातिगत समीकरण को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर जो ब्राह्मण वोटर्स की संख्या है वो लगभग 62 से 64 हज़ार मानी जाती है। कुशवाहा वोटर यहाँ से 8 से 9 हज़ार माने जाते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ कुशवाहा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो उसी समाज से आते हैं। और पटेल वोटर्स की संख्या यहाँ पर लगभग 7,500 हज़ार के लगभग मानी जाती है। छत्री 12 से 14 हज़ार हो सकते हैं। मुसलमान 17 से 18 हज़ार यहाँ पे माने जाते हैं। सिंधी यहाँ पे 12 से 15 हज़ार और वैश्य समाज की भी वोटें यहाँ 18 से 20 हज़ार मानी जाती है। जायसवाल, इसके अलावा कायस्थ, हरिजन और हरिजन का जो वोट बैंक है यहाँ पे 25 से 28 हज़ार माना जाता है। तो जातिगत समीकरण, क्योंकि जातिगत समीकरण को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसी के इर्द गिर्द मध्य प्रदेश या कहें या विंध्य की कहें राजनीति घूमती है। तो सिद्धार्थ कुशवाहा को यहाँ पे चुनावी मैदान पर उतार दिया है कांग्रेस ने। बीजेपी ने इस सीट को बहुत गंभीरता से लेते हुए, क्योंकि सतना सांसद गणेश सिंह को चुनावी मैदान पे उतार दिया। इसके साथ ही 7 सांसदों को चुनावी मैदान पे उतारा, जिनमें से 3 केंद्रीय मंत्री थे। उसमें से एक बड़े चेहरे के नाम पे गणेश सिंह का नाम भी आया कि चुनावी मैदान पे उतार दिया। इस सीट में तभी एक बड़ा ट्विस्ट आया जब यहाँ पे गणेश सिंह चुनावी मैदान पर उतर गए। इस विधानसभा के तमाम समीकरण बनना शुरू हुए। ये भी चर्चाएं होने लगी कि हो सकता है कि यहाँ पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार बदल दे, लेकिन सिद्धार्थ कुशवाहा पर एक बार फिर भरोसा जताया है। विवेक जी, यहाँ पे एक सवाल ये है कि पिछला नगर निगम का जब चुनाव हुआ था उसमें सिद्धार्थ कुशवाहा को महापौर पद के लिए कांग्रेस ने उतारा था। 25,000 से लगभग आसपास वोट से वो हार गए थे। माना जा रहा था कि ये विधानसभा का जो सेमीफाइनल है वो यही होगा, नगर निगम का चुनाव। इसके बाद फिर से कांग्रेस ने सिद्धार्थ कुशवाहा को चुनाव में उतार दिया। क्या लगता है? ये ठीक कह रही हैं आप कि जब महापौर का चुनाव हुआ यहाँ पे तो सिद्धार्थ कुशवाहा को कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान पे उतारा और योगेश ताम्रकार यहाँ से महापौर चुने गए। एक बड़ा फैक्टर ये भी सामने आया कि जिस तरह वोट बैंक थी, जो जातिगत समीकरण बने यहाँ पे, तो ये कहा गया कि वहाँ पे शहीद चुनावी मैदान पे थे और वो भी बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी थे। एक अच्छी खासी वोट उनको मिली। ये भी सब बातें सामने आई कि अगर हो सकता है कि शहीद उम्मीदवार ना होते तो सिद्धार्थ कुशवाहा वो चुनाव जीत जाते, लेकिन वहाँ पर बीजेपी को जीत मिली। हालांकि कांग्रेस पार्टी में वहाँ पे कई फड़ में बढ़ चुकी थी, क्योंकि जो गुटबाजी है वो हर विधानसभा की अगर बात करें, हर विधानसभा में कांग्रेस की गुटबाजी एक बड़ी चुनौती होती है। उन चुनौतियों के बीच जिस तरह का समीकरण बना, और इसलिए भी ये खास हो जाता है कि जब 2018 में विधानसभा चुनाव हुए तो सिद्धार्थ कुशवाहा यहाँ से विधायक चुने गए। अमूमन हम अक्सर ये देखते हैं कि जो शहरी सीट हैं, कहीं भी की भी बात करें तो शहरी सीट बीजेपी जीत कर आती है, लेकिन यहाँ से सिद्धार्थ कुशवाहा कांग्रेस से जीत कर आए। शंकर लाल तिवारी वहाँ पे थे। तमाम चुनौतियाँ हैं। शंकर लाल तिवारी पूरी तरह खामोश है, किसी तरह उनकी एक्टिविटी नहीं दिख रही। और ये भी कहा जा रहा था कि शंकर लाल तिवारी जो हैं उनके हार का जो तोहफा है वो कांग्रेस को मिला।
क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जैसी बात चल रही थी उस टाइम पे। सिद्धार्थ कुशवाहा कांग्रेस से प्रत्याशी थे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपकी। सिद्धार्थ कुशवाहा का जीतना एक कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा हो सकता है, क्योंकि जब 2018 में वो जीत कर आए और सतना एक प्रॉपर सीट से जीत कर आए, ये कांग्रेस के लिए बड़ी बात थी। शंकर लाल तिवारी पहले भी विधायक रहे हैं, एंटी इनकन्वेंसी उनके खिलाफ थी वहाँ पे, और उसी का नतीजा हुआ। अभी इस बार भी वो चुनावी मैदान को लेकर जिस तरह वो चर्चाओं में थे कि उनको टिकट मिल सकता है, लेकिन इससे इतर होकर पार्टी ने वहाँ से गणेश सिंह को चुनावी मैदान पे उतारा। ठीक है विवेक जी, ये तो थी सतना विधानसभा की बात। अब हम अगली तरफ बढ़ेंगे। चित्रकूट विधानसभा में बीजेपी ने सुरेंद्र सिंह गहरवार को प्रत्याशी बनाया है। नीलांशु चतुर्वेदी कांग्रेस से हैं। एक बड़ा नाम सामने आ रहा था बार बार, जिन्होंने अब बीएसपी की सदस्यता ले ली है, सुभाष शर्मा डोले। क्या कैसे देखते हैं इसे? देखिए, अभी तक जो समीकरण बन रहे हैं, तो सतना और चित्रकूट दो विधानसभाएं हैं जहां पर दोनों ही प्रत्याशी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी हैं। इस पे अगर चित्रकूट विधानसभा की बात करें, चित्रकूट विधानसभा क्योंकि कांग्रेस का ये गढ़ कही जाती है, लंबे समय से कांग्रेस को यहाँ जीत मिलती आ रही है। सुभाष शर्मा डोली की जब बात आती है, सुभाष शर्मा डोली भारतीय जनता पार्टी में थे, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य थे। तमाम दावेदारी जिस तरह उनकी हो रही थी, ये माना जा रहा था कि उनको शायद पार्टी टिकट उम्मीदवार दे, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जैसे ही पार्टी ने अनाउंसमेंट किया, सुरेंद्र सिंह गहरवार को चौथी बार वहाँ से चुनावी मैदान पर पार्टी ने उतारा, तो वो पूरी तरह साइलेंट हुए। फिर इसके बाद जो एक्टिविटी हुई, शक्ति प्रदर्शन किया, तमाम अपने कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग क्षेत्र में घूमे। उन्होंने कहा कि मैं जनता के बीच बात कर रहा हूँ। फिर इसके बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया और बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए। जातिगत समीकरणों की जब बात होती है, तो सुभाष शर्मा डोली जिस तरह प्रभाव की बात होती है, तो हो सकता है कि जिस तरह वो एक्टिव दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस को नुकसान तो पहुंचाएंगे, क्योंकि चुनावी मैदान पे हैं। और यह नीलांशु चतुर्वेदी को जिस तरह आज पार्टी ने वहां पे उम्मीदवार बनाया, नीलांशु चतुर्वेदी वहां से लंबे समय से विधायक चुने जाते थे, लेकिन चुनौती दोनों ही पार्टियों में है। नीलांशु चतुर्वेदी वहाँ से लंबे समय से विधायक हैं, एंटी इनकन्वेंसी उनके खिलाफ भी है, और सुरेंद्र सिंह गहरवार के पास एक चुनौती ये कि भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर सुरेंद्र सिंह गहरवार, सुभाष शर्मा डोली अब चुनावी मैदान पे है। इसके अलावा भी जब उपचुनाव हुए थे तो शंकर दयाल त्रिपाठी वहाँ से चुनावी मैदान में थे। इस बार उनकी कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही है। हालांकि जब उनसे हमने इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा कि ये दोनों लोग साइलेंट हैं, क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये दोनों मेरे छोटे भाई के समान हैं। और जब हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने खुद कहा था कि इस विधानसभा के लिए आप खुद डिजर्व करते हैं। तो तमाम समीकरण हैं। अब देखना होगा कि जिस तरह के जातिगत समीकरण बैठ रहे हैं, किस तरह के और भी प्रत्याशियों की बात हो रही है। संजय सिंह को लेकर चर्चाएं हैं कि वो भी चुनावी मैदान पर हो सकते हैं। अब देखना होगा कि किस तरह की परिस्थितियां बनती हैं। बिल्कुल, इसके इधर नीलांशु चतुर्वेदी जो है, उनका नाम तमाम सर्वे रिपोर्ट्स में भी आगे आ रहा है। तो देखना जरूर होगा कि चित्रकूट विधानसभा के समीकरण कैसे बनते हैं। अब हम अगली विधानसभा की बात करेंगे, रैगांव। कल्पना वर्मा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है और उपचुनाव जीतकर कल्पना वर्मा विधायक बनी थी। बीजेपी ने अभी तक घोषणा नहीं की है। बिल्कुल, कल्पना वर्मा उपचुनाव के दौरान यहाँ पर जीत मिली थी, और ये क्योंकि बीजेपी की परंपरागत सीट थी और लंबे समय से बीजेपी को जीत मिलती थी। चौंकाने वाले परिणाम तब थे जब उपचुनाव के दौरान कल्पना वर्मा यहाँ से विधायक चुनी गई थी, और काफ़ी चर्चा भी हुई थी प्रदेश में। कल्पना वर्मा को एक बार फिर पार्टी ने भरोसा जताया उनको चुनावी मैदान पर, और ये तमाम चीज़ें स्पष्ट ही थी कि कल्पना वर्मा फिर से उम्मीदवार हो सकती हैं। पिछले दिनों उनका एक विवाद को लेकर भी बड़ी चर्चा में आई कि पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा नोक-झोंक जैसी चीज़ें आई, वो सामान्य सी बात है। लेकिन रैगांव विधानसभा, क्योंकि ये आरक्षित सीट है, सतना जिले की आरक्षित सीट है, और ये इसलिए भी है कि उपचुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम प्रयास किए, क्योंकि सरकार में थी, इसके बाद भी वहाँ पर जीत कांग्रेस को मिली। अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान पार्टी ने नहीं किया है।
क्या मायने हो सकते हैं? प्रतिमा बागरी वहाँ चुनावी मैदान पे हैं, वहाँ पे जुगल किशोर बागरी जो पूर्व मंत्री थे, वह उनके परिवार से भी लोग, पुष्पराज बागरी, उषा चौधरी का नाम आ रहा है। उषा चौधरी अभी शामिल हुई हैं, बहुजन पार्टी से पूर्व विधायक रही हैं। तो जिस तरह वहाँ पे भी कई दावेदार हैं, अब ये होगा कि किस तरह की जातिगत समीकरण बनेंगे, किसे चुनावी मैदान पर बीजेपी उतार सकती है। लेकिन ये सीट अभी कांग्रेस के हिस्से में है और आने वाले समय में किस तरह की परिस्थितियां होंगी ये देखना होगा। बिल्कुल। रामपुर बघेलान एक ऐसी सीट जहां पे अब तक कांग्रेस ने घोषणा नहीं की है, बीजेपी ने विक्रम सिंह विक्की को चुनावी मैदान में उतारा है। क्यों इस सीट को होल्ड किया गया, क्या हो सकता है इसके मायने? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि 2018 में विक्रम सिंह यहाँ से विधायक चुनकर आए थे। विक्रम सिंह पहली बार जब यहाँ से विधायक चुने गए, इससे पहले वो एक ऐसी विधानसभा सीट है जहाँ पर लंबे समय से उनका परिवार राजनीति करता है। कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह से, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय है, वहाँ से शुरू करें तो उनके बाबा रहे, उनके पिताजी हर्ष सिंह वहाँ से मंत्री रहे, तो वो परिवार लंबे समय से वहाँ पर राजनीति करता है। और 2018 में विक्रम सिंह जीत कर आए और एक बार फिर पार्टी ने उन्हें चुनावी मैदान पे उतारा। कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, क्योंकि ये भी है कि कांग्रेस पार्टी में वहाँ पे कई दावेदार हैं। रामलखन पटेल हैं, वो जो रामलखन पटेल वहाँ से कांग्रेस से दावेदार हैं। पिछले दिनों पहले वो बहुजन समाज पार्टी में थे और पिछला विधानसभा चुनाव उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से लड़ा था और अच्छी खासी दूसरे नंबर पर थे। इसके अलावा वहाँ पर रामशंकर पयासी हैं, वो पिछला चुनाव भी लड़ चुके कांग्रेस पार्टी से और उनको अच्छी वोट मिली थी। सज्जन सिंह तिवारी इस बार अच्छी दावेदारी कर रहे हैं, जिस तरह वो क्षेत्र में एक्टिव हैं। और इसके अलावा भी तमाम दावेदारों की लंबी फेलिस्ट है वहाँ पे। पिछले दिनों जब जीतू पटवारी का वहाँ पे एक कार्यक्रम हुआ था, तो जीतू पटवारी ने तमाम दावेदारों को एक साथ खड़ा कर ये कहा था कि आप हाथ उठाइए कि जिसे भी टिकट मिलेगा सब लोग साथ में रहेंगे, और सबने किया था। लेकिन ये बातें कहने की हो जाती हैं, जब प्रत्याशी का ऐलान होता है तो उस समय क्या परिस्थितियां होती हैं। लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने जिस तरह इस सीट को होल्ड कर दिया है, ये माना जा रहा है कि ये फंसी हुई सीट है। फंसी हुई सीट इसलिए भी क्योंकि ये बीजेपी की बहुत मजबूत सीट मानी जाती है। विक्रम सिंह यहाँ से विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी इस पर जो ये 66 सीटों की एक अलग गठन किया गया था, पिछले दिनों दिग्विजय सिंह इसके प्रभारी बनाए गए थे, उसमें इस सीट को शामिल किया गया था। यानी कि ये बीजेपी की परंपरागत सीट कही जाती है और बहुत मजबूत सीट कही जाती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी कोई भी गलती नहीं करना चाहती, क्योंकि इस सीट को लेकर जिस तरह पार्टी बहुत एक्टिव है। लेकिन हालांकि पार्टी ने ये कहा था कि उन 66 सीटों पर हम उम्मीदवारों का ऐलान 3 महीने पहले कर देंगे, लेकिन पहली सूची आने के बाद भी अभी कांग्रेस ने अभी प्रत्याशी नहीं उतारे। यही कारण हो सकता है कि फूंक फूंक कर कांग्रेस जो है वो रामपुर बघेलान में कदम रख सकती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रामपुर बघेलान के बाद नागौद एक ऐसी सीट मानी जा रही है जहां बीजेपी ने पहले अब तक ऐलान नहीं किया है प्रत्याशियों का। कांग्रेस ने रश्मि सिंह पटेल को चुनावी मैदान में उतार दिया है। क्या लगता है विवेक जी, किस तरीके के चुनावी समीकरण यहाँ बन रहे हैं? एक तरफ कांग्रेस जो है रामपुर बघेलान में उसने सीट को होल्ड किया है और दूसरी तरफ नागौद में बीजेपी ने सीट को होल्ड किया है। ठीक रुचि जी, आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया, बीजेपी ने अभी होल्ड करके रखा है इस सीट को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में काफ़ी समय से रश्मि सिंह पटेल एक्टिव हैं। इस मने की ये कहें कि पिछले 5 सालों से। पिछली बार उन्होंने बीजेपी से बगावत कर चुनावी मैदान पर वो उतरी थी और लगभग 25,000 से अधिक वोट उनको मिले थे। क्योंकि बहुत खास इसलिए भी हो जाता है कि एक नया प्रयोग कांग्रेस पार्टी ने किया। यूथ कांग्रेस में बहुत एक्टिव रहती हैं रश्मि पटेल और डॉक्टर हैं। डॉक्टर होने के साथ वो लगातार सामाजिक कार्यों में भी एक्टिव होती हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने रश्मि सिंह पटेल पर भरोसा जताया। यादवेंद्र सिंह बहुत कम मार्जिन से पिछली बार नागेंद्र सिंह से वहाँ के विधायक से चुनाव हारे थे। ये माना जा रहा था कि उनको एक बार फिर हो सकता है पार्टी उम्मीदवार बनाए, लेकिन तमाम स्वास्थ्य कारण से लेकर
उम्र को लेकर भी चीज़ें सामने आई, लेकिन एक बार युवा चेहरे पर कांग्रेस पार्टी ने दांव खेला और रश्मि सिंह पटेल को उम्मीदवार बनाया। बीजेपी की बात होती है तो बीजेपी से नागेंद्र सिंह विधायक हैं, लेकिन किस तरह की उनकी अभी पार्टी ने उनकी सीट को होल्ड करके रखा। विधानसभा में जब वो थे तब सत्र के दौरान हमने उनका एक इंटरव्यू किया था, उनसे पूछा था कि क्या इस बार चुनावी मैदान पर आप होंगे, तो उन्होंने यही कहा था कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो इस विधानसभा का सबसे पुराना व्यक्ति हूं और लंबे समय से इस विधानसभा का सदस्य रहा हूं और मैं इस बार अब चुनावी मैदान पर नहीं हूं। लेकिन पिछले दिनों कुछ समय पहले अभी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कहते सुने गए कि अगर पार्टी कहेगी तो चुनावी मैदान पर उतरूंगा, चुनाव लड़ूंगा। लेकिन वहाँ भी पार्टी के तमाम दावेदार हैं। गगनेंद्र प्रताप सिंह जिला पंचायत में रहे हैं, वो उनकी दावेदारी अलग है। ऋषभ सिंह बघेल वो भी एक वहाँ पे प्रबल दावेदार हैं और दावेदारी कर रहे हैं। तो ये देखना होगा कि पार्टी किस तरह किनको मैदान पे उतारती है, किस पर भरोसा जताती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक अलग प्रयोग करते हुए रश्मि सिंह पटेल को वहाँ पे उम्मीदवार बनाया। रश्मि सिंह पटेल, आज जो कांग्रेस की लिस्ट जारी हुई है उसमें इनका नाम है, देखना जरूर होगा क्योंकि कांटे की टक्कर इस सीट पर भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। इसके बाद हम बात करें अमर पाटन की। अमर पाटन से राजेंद्र कुमार सिंह को कांग्रेस ने उतारा है, बीजेपी ने भी इस सीट को अभी होल्ड पर रखा है। बिल्कुल, राजेंद्र कुमार सिंह को वहाँ पे चुनावी मैदान पे उतार। राजेंद्र सिंह बहुत वरिष्ठ और पुराने कांग्रेस के नेता कहे जाते हैं, विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं और एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है कांग्रेस पार्टी ने, उन्हें चुनावी मैदान पर उतारा है। और ये सीट इसलिए भी बहुत खास हो जाती है कि ये सीट रामखेलावन पटेल मध्य प्रदेश शासन में मंत्री हैं, उनकी सीट मानी जाती है। अब राजेंद्र कुमार सिंह पर एक बार फिर पार्टी ने जिस तरह दांव खोला, क्योंकि जातिगत समीकरणों की बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर अमरपाटन विधानसभा के जातिगत समीकरण की बात करें तो वहाँ पर ब्राह्मण वोटर्स की संख्या लगभग 65,000 के है, आदिवासी 25,000 हैं और पटेल वोटर्स वहाँ पर लगभग 24,500 से 25,000 के बीच हैं, हरिजन 21,000 के लगभग हैं और कुशवाहा वोटर 8,000 माने जाते हैं। मुस्लिम वोटर्स की संख्या 7,000 के लगभग है, यादव 4,000 हैं और कायस्थ 1,300 के लगभग। यानी कि ओबीसी वहाँ पर एक बड़ा फैक्टर इसलिए भी हो जाता है कि पटेल वोटर्स की संख्या 24,500 से ज़्यादा है और ओबीसी अगर सबको मिला दिया जाए तो लगभग 29,000 के समथिंग यहाँ पर ओबीसी वोटर्स हैं। तो ओबीसी वोटर्स के हिसाब से अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है और राजेंद्र कुमार सिंह को एक बार फिर जिस तरह पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है तो बीजेपी, क्योंकि मंत्री होने के बाद भी बिसाहू लाल सिंह को अनूपपुर से विधायक थे, उनके भी टिकट को लेकर चर्चा थी कि हो सकता है टिकट कट जाए, लेकिन उनको टिकट दे दिया पार्टी ने। लेकिन रामखेलावन पटेल वहाँ से जो मंत्री हैं उनकी टिकट अभी होल्ड की गई है। किस तरह की परिस्थितियाँ बनेंगी, क्योंकि वहाँ पर भी पार्टी के तमाम दावेदार हैं। धर्मेंद्र सिंह तिवारी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। विनीत पांडे, पहली बार ऐसा हुआ था कि एक ब्राह्मण वहाँ से चुनाव जीत के आए, अध्यक्ष बन के आए और ये कहा गया कि रामपुर बाकेलान के विक्रम सिंह कोटे से वो आते हैं, तमाम विरोध प्रदर्शन की बातें आई, लेकिन वहाँ से जनपद अध्यक्ष चुने गए। हरीशकांत त्रिपाठी जिला पंचायत सदस्य हैं, वो भी वहाँ दावेदारी कर रहे हैं, यानी कि तमाम दावेदार हैं। अब ये देखना होगा कि क्या पार्टी वहाँ पर किसी ब्राह्मण चेहरे को मैदान पर उतार देती है या फिर एक बार फिर रामखेलावन पटेल को वहाँ पर पार्टी भरोसा जताती है। बिल्कुल। अब हॉट सीट माने जाने वाली मैहर विधानसभा, चूंकि मैहर अब जिला बन चुका है, लेकिन फिर भी हम इसकी चर्चा करेंगे क्योंकि हॉट सीट अभी यही बनी हुई है। नारायण त्रिपाठी ने इस्तीफा दे दिया है, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। कांग्रेस ने यहाँ पे अभी इस सीट को होल्ड पर रखा है। बीजेपी ने श्रीकांत चतुर्वेदी को यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया है। क्या मानते हैं, किस तरीके के समीकरण बनेंगे? ठीक कहा आपने, क्योंकि मैहर नया जिला बना है और अमरपाटन विधानसभा की जिसकी हम बात कर रहे थे, मैहर और अमरपाटन 2 विधानसभा सीटें हैं जो नए जिले मैहर में हैं। मैहर में विधानसभा इसलिए भी बहुत खास हो जाती है क्योंकि ये हमेशा चर्चा में रहती है, माँ शारदा का ये धाम कहा जाता है। तो बहुत खास इसलिए कि कोई भी बड़ा नेता अगर आता है तो माँ शारदा के पे माथा टेकने जाता है और हमेशा चर्चा में बनी रहती है। यहाँ से विधायक थे नारायण त्रिपाठी
कई बार अलग अलग पार्टियों से चुनाव मैदान पर उतरे हैं और जीत कर आए। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी से वो विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा और चुनावी मैदान पे उनके सामने अब जो बीजेपी से हैं वो पिछली बार कांग्रेस से थे और बहुत कम अंतर, बहुत कम तो नहीं कह सकते लेकिन एक कम मार्जिन से, लगभग 27-2800 के मार्जिन से नारायण त्रिपाठी उनसे चुनाव जीते थे। अब इस बार श्रीकांत चतुर्वेदी जो सिंधिया समर्थक माने जाते हैं उनको चुनावी मैदान पर भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी वहाँ पर क्या करती है, किसे उम्मीदवार बनाती है, क्योंकि नारायण त्रिपाठी की वहाँ पे भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। नारायण त्रिपाठी ने अभी कोई मत स्पष्ट नहीं किया, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने अपनी पार्टी से सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दिया, विधानसभा सदस्यता से इस्तीफ़ा दिया। अब उनका 16 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम होना, उन्होंने कहा कि मैं जनता से बात करूँगा, जनता जो कहेगी वो मैं करूंगा। यानी कि ये तो कहने की बातें हो सकती हैं, लेकिन जिस तरह कयास ये अब लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि नारायण त्रिपाठी कांग्रेस के संपर्क में हों और वो चुनावी मैदान पर हो सकते, लेकिन कांग्रेस से भी वहाँ पर तमाम दावेदार हैं। धर्मेंद्र घई वहाँ पे, रोमी घई वहाँ पे चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं। रामनिवास उर्मलिया की बात करें कांग्रेस पार्टी से, वो भी एक प्रबल दावेदार माने जाते हैं। तो अब ये मानना होगा कि क्या नारायण त्रिपाठी को अगर कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद उम्मीदवार बनाती है तो ये भी एक चुनौती होगी कि तमाम दावेदार हैं, किस तरह विरोध प्रदर्शन भी हो सकता है। लेकिन ये संभावनाएं हैं, किस तरह की परिस्थितियां बनेंगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने श्रीकांत चतुर्वेदी को चुनावी मैदान पे उतार दिया और वो लगातार एक्टिव देखे जाते हैं। तो हमने 7 विधानसभा की हमने बात कर ली है। अब बीजेपी की 5वीं सूची जारी होने वाली है। कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, दूसरी सूची आएगी। तो ये दूसरी सूची और 5वीं जो सूची होगी, इसमें किस तरीके के चौंकाने वाले जो है वो समीकरण सामने आ सकते हैं, चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं और किस तरीके के विरोध जो है वो सामने आ सकते हैं। ठीक है आपने कि किस तरह के परिणाम, अब किस तरह की जो अनाउंसमेंट अभी पार्टियों का बचा हुआ है। अगर जिस तरह आज कांग्रेस पार्टी ने अनाउंसमेंट किया जिसमें 5 सीटों पर उसने घोषणा कर दी है, 2 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी अनाउंसमेंट होना बचा हुआ है, वो मैहर विधानसभा और रामपुर विधानसभा। बाकी 5 विधानसभाओं पर ऐलान हो चुका है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की अमरपाटन विधानसभा भी बची हुई है, नागौद विधानसभा बची हुई है और रैगांव विधानसभा का अभी ऐलान होना बचा हुआ है। यानी कि 3 विधानसभा ऐसी सीटें हैं जिनका अनाउंसमेंट होना बाकी है। ये विधानसभाएं जो पार्टी ने अभी होल्ड की है, इसलिए भी खास हो जाता है कि हो सकता है कि इस पे कोई चौंकाने वाले निर्णय पार्टी ले रही हो, और ये भी हो सकता है कि चुनावी मैदान पर जिनको उतारना, जैसे कि अगर नागौद की बात करें तो क्या नागेंद्र सिंह को चुनावी मैदान पर उतारा जाएगा, और अमरपाटन विधानसभा पर क्या मंत्री रामखिलावन पटेल को फिर से उम्मीदवार बनाती है या फिर टिकट बदलाव की चीज़ें होती हैं। तो दोनों ही पार्टियाँ जिस तरह अभी इन सीटों को होल्ड किया गया है, तो ये कयास बहुत तेज़ी से लग रहे हैं कि बहुत चौंकाने वाले परिणाम, या कहें कि बहुत चौंकाने वाला निर्णय पार्टी का ये हो सकता है सतना जिले में। लेकिन खास ये है कि अब विधानसभा के चुनाव बहुत नज़दीक है। 21 तारीख से 21 अक्टूबर से नॉमिनेशन के काम शुरू होंगे। चुनाव आयोग सख्त हो चुका है, तो जल्द ही अब प्रत्याशियों का ऐलान होगा। जिस तरह कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी नवरात्रि के तीसरे दिन दूसरी सूची जारी कर सकता है, और भारतीय जनता पार्टी भी 16 अक्टूबर को अपनी प्रत्याशियों की 5वीं सूची जारी कर सकती है। अब ये देखना होगा कि कितने उम्मीदवार इसमें हो सकते हैं, क्योंकि अभी 136 उम्मीदवारों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है और कुछ सीटें 144 सीटों का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया। तो अब ये देखना होगा कि क्या अब इसके बाद भी कुछ सीटें होल्ड होती हैं या पूरी सीटों पर अब अनाउंसमेंट हो जाता है, क्योंकि फिर विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार करने का भी मौका प्रत्याशियों को कैसे मिल पाएगा। तो अब ये देखना होगा किस तरह की परिस्थितियाँ होंगी, अब ये तो आने वाले वक्त में पता चलेंगे। जी, तो हमने आपको सतना जिले की विधानसभा सीटों की जानकारी दी। ऐसे ही हम लगातार आपके बीच अलग अलग सीटों की जानकारी लेकर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी आपका। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ।